हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस अफेयर का फर्स्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। हर सब्जेक्ट से ये 50 क्वेश्चन का कैरी किया हुआ क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का सीरीज हर सब्जेक्ट से आपको जोड़ के रखने का हम प्रयास करते हैं। इसी के तहत आपको रिवीजन करवाते हैं। आप रिवीजन अगर इस सेट प्रैक्टिस का करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसके लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। हम कभी-कभी इसमें इंक्लूड कर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो आपके लिहाज से ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये सेट नंबर 86 है और इसके पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हम करवा देते हैं। इसके अलावा वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो भी होता है एक सीरीज के रूप में, एक ग्रुप के रूप में वहां पर हम अवेलेबल करवा देते हैं ताकि आपका रिवीजन आपके एग्जाम के लिहाज से काफी हद तक अवेलेबल हो सके। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हाँ, अगर केसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को आप खुद दबा लीजिएगा ताकि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपका रिवीजन आपके रिजल्ट के लिए काफी अच्छा हो पाए। हम आपको इस क्वेश्चन के अगेंस्ट में जो भी आपको एनालिसिस देते हैं, जो भी सॉल्यूशन देते हैं, वो उसी रूप में, उसी फॉर्मेट में उतना ही सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं जितना सॉल्यूशन आपको चाहिए। उसके आंसर के लिए जितना सॉल्यूशन आपको चाहिए वही सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करते हैं और इधर उधर का बात हमें इस पे नहीं करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद न हो। तो आप इसका फुल्ली रिवीजन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा कलेक्शन आपका रिवीजन का भी और इससे संबंधित एनालिसिस भी आपके पास पहुंचेगा। तो आप, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जब भी सॉल्यूशन आप देखते हैं तो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आपका रिवीजन एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर हो जाएगा। हमारा इसमें टारगेट यही है कि जो भी एग्जाम हो, जो भी रिजल्ट हो आने वाला एग्जाम के लिए, वो निश्चित तौर पर आपको कम से कम एक अच्छा रिवीजन आपके पास पहुंचे, क्वेश्चन का प्रारूप पहुंचे, जो कि हर एग्जाम में आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाता है। तो हम भी इसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज में हर सब्जेक्ट से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 86 नंबर सेट का देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? आप देखेंगे क्वेश्चन है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का, उसमें भी सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन जो है वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया गया था। बाद में भारत में ये सत्याग्रह आंदोलन जो है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य से आग्रह करना, यही सत्याग्रह आंदोलन होता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 1906 ईस्वी में, लेकिन भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण आंदोलन में किया गया था, बिहार में। क्लियर? एनालिसिस पर अगर ध्यान देंगे तो चंपारण सत्याग्रह की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में नीलहे किसान का मतलब वो ऐसे किसान जिसको प्रत्येक 20 कट्ठा 1 बीघा खेती में 3 कट्ठा 1 कट्ठा 20वां हिस्सा, जो 3 बट्टा 20वां हिस्सा जो होता था, कहने का मतलब है 3 कट्ठा में, प्रत्येक बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाधित किया जाता था। ऐसे किसानों को नीलहे किसान कहा गया। क्लियर? तो नीलहे किसानों के समर्थन में तथा ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध शुरू किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा था, जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ अन्य नेता में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरसिंह पारीख, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि इनमें से कौन से ऐसे नेता हैं जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं थे, यानी चंपारण सत्याग्रह में शामिल कौन से नेता नहीं थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन से शामिल थे, याद रखेंगे तो नहीं बोला तो अपने आप याद हो जाएगा। 6-7 है। राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह इसमें से शामिल थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ। क्लियर? चंपारण आने का न्योता लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को न्योता दिया गया था। महात्मा गांधी फिर जुलाई 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिम चंपारण में पहुंचे और नीलहे किसानों के दुख
दर्द को इन्होंने दूर किया। ध्यान देंगे, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। सत्याग्रह करने की प्रेरणा गांधी जी को कहां मिली, तो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में चर्चा किया गया है सत्याग्रह शब्द का, और इसी शब्द के स्थान पर सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग किया गया है। तो महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने की प्रेरणा जो है वो जॉन रस्किन से मिलती है, और उनकी पुस्तक है अनटू द लास्ट से मिलती है। क्लियर, तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपका सही दर्शाया हुआ नहीं है। जिला बिहार का दिया हुआ है और खनिज उससे संबंधित दिए हुए हैं। ध्यान देंगे, बिहार के कुछ जिला और उससे संबंधित खनिज संसाधन ध्यान दे लेते हैं। तो कैमूर जिला से, जिसे भभुआ कहा जाता है, तो कैमूर जिला से कौन कौन से खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो चूना पत्थर जिसे अंग्रेजी में लाइमस्टोन कहा जाता है, टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम जैसे खनिज जो होते हैं वो कैमूर जिला, बिहार के कैमूर जिला से प्राप्त होते हैं। भागलपुर से क्या प्राप्त होता है, जो थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, भागलपुर, नालंदा, लखीसराय और जमुई जिला से बलुआ पत्थर खनिज का उत्पादन किया जाता है, खुदाई की जाती है, खोज किया जाता है। क्लियर, जिसे क्वार्टजाइट कहा जाता है। तीनों नाम याद रखेंगे। बिहार के गया जिले से फेल्सपार, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क इत्यादि पाए जाते हैं। नवादा जिले में खनिज की बात करें तो अभ्रक सबसे प्रचुर मात्रा में बिहार के नवादा जिले में मौजूद है। बांका और रोहतास जिला की बात करेंगे तो यहाँ सीसा और जिंक प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो आपका आंसर कौन सा जोड़ा इसमें से सही दिया हुआ आपका है, तो कैमूर जो है वो लाइमस्टोन बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। माइका भागलपुर नहीं है, माइका जो है वो नवादा जिला में है, जबकि भागलपुर जिला की बात करें तो बलुआ पत्थर यानी क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्वार्टजाइट मधुबनी से नहीं होगा, मधुबनी में किसी भी प्रकार का खनिज जो है संसाधन बिहार में नहीं है। तो क्वार्टजाइट कहाँ का है, तो ध्यान रखेंगे भागलपुर, नालंदा, लखीसराय और जमुई में है। लेड और जिंक यानी सीसा और जिंक जो है वो गया में न होकर बांका और रोहतास जिले में स्थित है। क्लियर, गया में क्या मिलेगा, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुई थी। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 73वां संवैधानिक संशोधन आमतौर पर पूछता है 73वां संवैधानिक संशोधन को कानूनी दर्जा कब दिया गया था। ध्यान देंगे, 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया गया। आप ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन आपका है 73वां संवैधानिक संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी, यानी जो कानूनी दर्जा मिलना था वह किस संवैधानिक संशोधन बिल से शुरू हो गई थी। तो ध्यान देंगे, 64वां संवैधानिक संशोधन बिल जो था उसके साथ ही 73वां संवैधानिक संशोधन को कानूनी वैधानिक दर्जा देने की शुरुआत हो गई थी। ध्यान देंगे एनालिसिस पर। तो वर्ष 1988 ईस्वी में राजीव गांधी की पहल पर पी के थुंगोन समिति, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखेंगे, पी के थुंगोन समिति ने पंचायती राज्य निकायों को संवैधानिक रूप से मान्यता और नियमित चुनाव सुनिश्चित करने का प्रावधान होने की सिफारिश 64वां संवैधानिक संशोधन बिल से शुरू हो गई थी, परंतु इसे कानूनी मान्यता 73वां संवैधानिक संशोधन तथा 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आर्विड कार्लसन को सन 2000 ईस्वी में पार्किंसंस बीमारी के उपचार की खोज करने के लिए इन्हें आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। ध्यान देंगे एनालिसिस पर थोड़ा सा। तो पार्किंसंस बीमारी होता क्या है, तो यह तंत्रिका तंत्र जिसे मस्तिष्क कहते हैं, यह मस्तिष्क संबंधी एक प्रकार का विकार होता है, जिसमें होता क्या है कि शारीरिक गतिविधि प्रभावित होता है। शारीरिक गतिविधि का मतलब ये होता है कि कौन सी शारीरिक गतिविधि, तो इसका मुख्य लक्षण जो है शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है किसी एक अंग में। इसका शुरुआत जो होता है इसका लक्षण में से आता है किसी भी एक अंग में, या तो हाथ में या पैर में प्रारंभिक रूप से कंपन शुरू हो जाता है, और सेंसिटिविटी जो शरीर का होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है पार्किंसंस बीमारी में। यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डोपामाइन जो कि मस्तिष्क, डोपामाइन जो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इस रोग से प्रभावित हो जाता है, यही डोपामाइन। इसकी खोज, इस डोपामाइन की खोज आर्विड कार्लसन के द्वारा 1958 ईस्वी में खोज किया गया था।
कि हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डोपामाइन होता है। इस बात की खोज कार्लसन ने 1958 ईस्वी में की थी, लेकिन उस समय इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। सन 2000 में 40 वर्ष के बाद सन 2000 ईस्वी में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इसी बात के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने भारतीय समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, वर्तमान समय में कितने भारत का समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? एनालिसिस पर ध्यान देंगे। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है वो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल होता है, जिसे पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE जो कि डेनमार्क में स्थित है, इसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। किस बात के लिए समझ लीजिएगा कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है और इसे पर्यावरण के लिए कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इस FEE यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की स्थापना जो हुई थी वो 1987 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान समय में डेनमार्क में है। इसके तहत भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीच का मतलब समुद्र तट, बीचों की संख्या जो है वो वर्तमान समय में 10 वर्तमान समय में है, जिसमें से ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, छापने के लिए कभी कभी दे देगा तो आप याद रखेंगे, गुजरात का शिवराजपुर बीच, दीव का घोघला बीच, कर्नाटक का कासरगोड और पटुबिद्री बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का रुशिकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार का राधानगर तट बीच होता है, तमिलनाडु का कोवलम और पुडुचेरी का ईडन है। ये इतना जो 10 जो है भारत का समुद्र तट वाला क्षेत्र, उसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो इसमें आपको पूछता है वर्तमान समय में कितने हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको ऑप्शन नंबर ई में 10 वर्तमान समय में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का निम्नलिखित में से कौन है जो सदस्य नहीं है? अब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता क्या है, जिसे आमतौर पर हम लोग क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा देखें, डिटेल दे दिया, लॉन्ग में दे दिया, इसी को विस्तारित रूप दे दिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, तो आप उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का मतलब होता है क्वाड, और क्वाड जो है वह इसकी शुरुआत जो होती है वह होती है 2007 में, क्वाड की शुरुआत, जिसके तहत मालाबार युद्धाभ्यास किया जाता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। 2007 में मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत किया जाता है, जो कि वर्तमान समय से उस समय से वर्तमान समय तक अभी भी चलता आ रहा है। अब इसका नवीनतम रूप जो है वो क्वाड के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के मंत्री स्तरीय बैठक जो सम्मेलन होता है उसका आयोजन किया जाता है, उसे क्वाड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो होता है, जिसे वर्तमान समय में क्यूसिड या इसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता के रूप में वर्तमान समय में उभर कर आया है। इसे साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। इसका वर्तमान स्वरूप 2017 से लागू है और वर्तमान समय में इसका पांचवा जो 2023 में पांचवा शिखर सम्मेलन जो होगा क्वाड का, वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में दिए गए अनुसार चीन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान दीजिएगा, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महाजनपदों की संख्या प्राचीन इतिहास में 16 मिलती है। जिसकी राजधानी पर ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपदों में विभाजित हुआ करता था। इसका उल्लेख जो मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। दोनों चीज याद रखेंगे, बौद्ध ग्रंथ पूछे तो अंग्युत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये 16 महाजनपद कौन थी, इसकी राजधानी कहां थी, थोड़ा सा ध्यान लेंगे एनालिसिस में। अंग
पहला महाजनपद अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद जिसकी राजधानी गृहब्रज या बाद में पाटलिपुत्र बनी, पहले गृहब्रज बनी। राजगीर जिसे कहा गया, गृहब्रज को राजगीर भी कहा जाता, तो पहली राजधानी गृहब्रज थी, बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया। काशी की राजधानी थी वाराणसी या बनारस वर्तमान समय में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज जिसे कहा जाता है। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या फिर कांपिन्य थी। मल्ल की राजधानी कुशावती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मत की राजधानी कोटली या फिर कोटन और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये 16 महाजनपद है जिनकी राजधानी हमने आपके सामने रख दी है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज थी या इसी को राजगीर कहा जाता था या राजगृह कहा जाता था, जो वर्तमान समय में राजगीर है। दूसरी राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, तो सेकंड में याद रखेंगे पाटलिपुत्र रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अरब देश ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है, तो सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने स्थापित किया है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अरब देश का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र बाराकाह, ध्यान दीजिएगा, बाराकाह नाम से 1 अगस्त 2020 से शुरू किया था। यह नाभिकीय संयंत्र आबू धाबी के अल घपरा में अरब की खाड़ी के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह साराबंदी आंदोलन क्या है? ध्यान दीजिएगा, इनके ही अभियान से साराबंदी आंदोलन अभियान से किसानों ने कर का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1922 ईस्वी में भी कहा था कर मत दो, यानी टैक्स जो ज्यादा वसूल किया जाता था, 30% टैक्स को वसूल किया जाता था कृषकों से, किसानों से, उसको कम करके 22% पर लाकर खड़ा कर दिए साराबंदी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्लियर। बाद में बारडोली सत्याग्रह जब हुआ तो गुजरात के सूरत जिले से किसान द्वारा 4 फरवरी 1928 ईस्वी में लगान न देने जिसे कर मत दो का नारा दिया गया था, इसके लिए किया गया था। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्रदान किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साल 2014 से प्रत्येक 31 अक्टूबर को सरदार के जन्मदिन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत 2014 से प्रारंभ होती है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक इसमें से नहीं था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी ऐतिहासिक था। चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी लागू किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी लागू किया गया था, जिसे माउंटेक्की चर्च सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ईस्वी जो था वो ब्रिटिश शासनकाल के अधीन नहीं था। ब्रिटिश शासनकाल में संवैधानिक विकास का मुद्दा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ईस्वी नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश तो रहा था 1947 ईस्वी तक ही। यहाँ तो 1955 ईस्वी की बात है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है वो शामिल इसमें नहीं हो पाएगा। अब ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ईस्वी है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता डिसएबिलिटी को दंडित करने का उद्देश्य शामिल किया गया है इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वाइल्ड रिफाइनरी जो है वो बरौनी में स्थित है, बिल्कुल सही है। सीमेंट जो है वो बंजारी रोहतास जिला में है, बिल्कुल सही है। सीमेंट उद्योग जो है, सीमेंट कारखाना जो है बंजारी रोहतास जिला में एक नगर है बंजारी, वहां पर सीमेंट उद्योग स्थित है, ये भी सही है।
फर्टिलाइजर जो है उसका कारखाना भौराही में, उत्तर प्रदेश के भौराही में स्थित है, ये भी कथन सही मिलान किया हुआ है। लेकिन रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वह भागलपुर में है, वो आपका गलत हो जाएगा। एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा। तो बंजरी नगर जो है, बंजारी नगर बिहार के रोहतास जिला में स्थित है, जहां कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बंजारी जो है रोहतास जिला में स्थित है, एक नगर है जहां पर कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है। भारत बैगन, बैगन का मतलब रेल डब्बा, जहां रेल का डब्बा बनता है, यानी रेल डब्बा को बैगन कहा जाता है। तो भारत के बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम होता है और इस उपक्रम का बिहार में 2 विनिर्माण संयंत्र हैं। पहला प्लांट जो है रेल डब्बा और अभियांत्रिकी का वो मुजफ्फरपुर में है और दूसरा जो है वो मोकामा में स्थित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन आपको मिला है भागलपुर में स्थित है, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गलत मिलान हो जाएगा। पहला जो प्लांट है वो मुजफ्फरपुर और दूसरा प्लांट मोकामा में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भौराही उर्वरक उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में स्थित है। क्लियर, फर्टिलाइजर का उर्वरक का उद्योग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, ध्यान दीजिएगा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया था। क्लियर, तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में लक्ष्य घोषित किया गया पूर्ण स्वराज का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेएल नेहरू के द्वारा किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जेएल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगा झंडा को फहराया था। इसी अधिवेशन में, यानी 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार पूर्ण स्वराज को किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1928 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया, लेकिन घोषित किया गया इस लक्ष्य को लाहौर अधिवेशन में। तो लक्ष्य आ जाएगा तो लाहौर याद रखिएगा। प्रस्तावित कब हुआ? मद्रास अधिवेशन 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए जीभ जो होता है वो संवेदनशील क्षेत्र होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीभ का एक संरचना बना लेते हैं। जीभ का सेंसिटिविटी पॉइंट, स्वाद के लिए 4 जीभ का भाग होता है। आगे वाला भाग जो होता है और पीछे वाला एरिया जो होता है जीभ का। इसके अलावा पीछे का लेटरल साइड वाला भाग होता है और आगे का लेटरल साइड वाला भाग होता है। क्लियर? तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 सेंसिटिविटी पॉइंट होता है जीभ में, हमारे टंग में, जो कि स्वाद को ग्रहण करता है। कहते हैं कि जब भी मुंह खोलेंगे तो मीठी वाणी बोलेंगे, जब भी मुंह खोलेंगे तो मीठी वाणी बोलेंगे। क्लियर? तो आगे वाला जो भाग होता है उससे मीठे स्वाद की अनुभूति होती है, जबकि आगे के लेटरल यानी आगे का किनारा वाला एरिया जो होता है उस पर जरा ध्यान देंगे। तो आगे का लेटरल वाला एरिया जो हो जाएगा वो मीठा के साथ याद रखेंगे नमकीन, मीठा के साथ नमकीन ध्यान रखेंगे। पीछे वाला एरिया जो होता है वह कड़वा स्वाद, कड़वा या तीखा, तीखा जिसे कहते हैं, कड़वा या तीखे स्वाद की अनुभूति कहलाता है। और जब तीखा ज्यादा लगता है तो क्या हम लोग खाते हैं? खट्टा चीज खाते हैं। इसका मतलब है पीछे के लेटरल भाग वाला जो हिस्सा होता है वो खट्टे स्वाद की अनुभूति कराता है। क्लियर? तो आपका इसमें जो आंसर बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, आप इसमें आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि कड़वाहट है तो कड़वाहट का मतलब तीखा, जो कि पीछे वाला हिस्सा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन से जूते हुए खेत के निशान या हल का निशान मिला है। ध्यान दीजिएगा, कालीबंगन से मिले अवशेष कौन कौन से है? ध्यान दीजिएगा, तो बेलनाकार मुहर मिला है यहाँ से,
हल के निशान मिला है, ईंट से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हवन कुंड मिला है, अग्नि कुंड मिला है, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों के प्रयोग और युगल समाधियां यानी जोड़ा मिलाया हुआ समाधियां जो है वो मिला है कालीबंगन से। तो हल के निशान यानी हल चलाने के निशान कहने का मतलब है खेतों में हल चलाने का निशान कालीबंगन से मिला है। दूसरा ऑप्शन है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा और इसकी खोज RS बिस्ट ने 1990 से 1991 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से जो अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, रखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। तो ध्यान दीजिएगा कि महाविद्यालय का भवन, कांसे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड इत्यादि अवशेष जो मिले वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जबकि लोथल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, धान बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। फारस के मोहर यहाँ पर मिला है, जिससे प्राप्त होता है कि लोथल जो एक बंदरगाह नगर था और फारस के साथ व्यापार होता था, कि फारस का मोहर यहाँ मिला है। तो फारस के साथ व्यापार होता था जिसके कारण से वहां का मोहर यहाँ मिला है। घोड़े की लघु मृग मूर्ति भी मिली है, 3 युगल समाधियां मिली है, यह सभी लोथल से मिली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित तो सबसे बड़ा देश है। तो ध्यान देंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश में ध्यान दीजिएगा तो क्षेत्रफल की ओर ध्यान दे देंगे। न्यूजीलैंड, इसका क्षेत्रफल जो है वो 2,68,021 वर्ग किलोमीटर है। ये सभी जो दिया गया ऑप्शन में आपको वो सीमा रहित देश का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से फिलीपींस दूसरे स्थान पर आता है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। जापान जो है 3,77,973 वर्ग किलोमीटर है। क्यूबा का 1,09,884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो सीमा रहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर जो मिलेगा वो जापान वाला एरिया मिलेगा, क्योंकि 3,77,973 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो सीमा रहित क्षेत्र वाला कंट्री हो जाता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस IIT के शोधकर्ताओं ने त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट है कि नहीं है इसका पता लग जाएगा। लो बेटा, अब दूध में अगर किसी भी प्रकार का मिलावट करेगा तो 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण है, जिससे तुरंत 30 सेकंड के अंदर दूध में मिलावट है कि नहीं है उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबसे मीठा चीनी का उदाहरण होता है। देखेंगे मीठा चीनी का उदाहरण के अंतर्गत फ्रुक्टोज को शामिल किया जाता है। फ्रुक्टोज जो होता है फल के रस से प्राप्त किया जाता है, इसे स्वीटेस्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो ध्यान रखेंगे तो यह मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है। फ्रुक्टोज के बारे में देखेंगे तो यह डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का सही उदाहरण होता है। फ्रुक्टोज जो होता है वो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण होता है फ्रुक्टेज। क्लियर। फ्रुक्टेज जो होता है तो यहाँ पे डाइसेक्राइड नहीं लिखेंगे, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का यह एक उदाहरण होता है फ्रुक्टोज। और ध्यान दीजिएगा इसे स्वीटेस्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जो साधारणतः फलों के रस से प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोज जो होता है आप देखेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों जो है वो मोनोसेक्राइड है, और ये दोनों मिल जाता है तो सुक्रोज का निर्माण होता है। और सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसेक्राइड, जानते हैं कि डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो दो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के मिलने से डाइसेक्राइड का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिक्स होगा तो डाइसेक्राइड सुक्रोज का निर्माण होता है, जिसे टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर टी के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। दिए गए ऑप्शन में भूमि रिकॉर्ड अधिकारी इसमें से कौन होता है। तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी जो है वो पटवारी होता है। पटवारी जो है वो राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर पर एक अधिकारी होता है, जिसका कार्य होता है भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना, भूमि का सीमांकन करना और म्यूटेशन, भूमि का जो म्यूटेशन होता है वो काम भी पटवारी का ही होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, तीनों चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पहला व्यावसायिक वायरस का निम्नलिखित में से क्या नाम है? पहला व्यावसायिक वायरस जो था वो ब्रेन वायरस था। अब ध्यान दीजिएगा, पहला व्यावसायिक वायरस जो है वो ब्रेन वायरस था। पहला वायरस क्रीपर जो था वो ARPANET पर खोजा गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पहला वायरस क्रीपर था। ये तो व्यावसायिक वायरस है, ब्रेन वायरस, लेकिन पहला वायरस जो था वो क्रीपर था और इस क्रीपर की खोज ARPANET पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण जो है अक्षांशीय विस्तार किसे कहा जाता है? उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली रेखा जो होती है पृथ्वी ग्लोब पर, आप ध्यान देंगे, ग्लोब पर ये जो रेखा होता है उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जबकि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला देने वाली रेखा जो होती है उसे देशांतरीय रेखा कहा जाता है। तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा जो है अक्षांशीय विस्तार वाला वो कौन सा है, किसकी अक्षांशीय लंबाई सबसे बड़ी होती है? तो ध्यान देंगे, एक तरफ देश दिया हुआ, दूसरी तरफ दिया हुआ है उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई। जाहिर सी बात है, अक्षांश है तो उत्तर दक्षिण में ही फैला हुआ होगा, लंबाई वाला होगा। और रूस जो है वो 2500 से लेकर 4000 किलोमीटर अक्षांशीय लंबाई इसकी है, रूस की। जबकि चिली की अक्षांशीय लंबाई 4270 किलोमीटर है। ब्राजील की अक्षांशीय लंबाई 4378 किलोमीटर ब्राजील की अक्षांशीय लंबाई है। तो आपका सही आंसर जो जाएगा वो ब्राजील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सबसे अधिक अक्षांशीय लंबाई ब्राजील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? ध्यान दीजिएगा, बिहार के कुल 12 ऐसे जिले हैं जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। वो जिला देख लेंगे कौन कौन सा है। बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें से सबसे पहले बिहार में गंगा बक्सर जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश से आती है और बक्सर जिला में, बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। इसके बाद यह भोजपुर में जाती है, तब सारण में, तब वैशाली में, तब पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार जिला में होते हुए यह झारखंड में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? तो कुल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर की लंबाई को गंगा नदी में आका गया है। क्लियर है? नेक्स्ट तो आपका सही आंसर जो बन जाएगा, कौन सा विभागीय प्रशासनिक विभागीय जोड़ा है जो गंगा नदी से नहीं बहती है? गंगा नदी से नहीं बहती है, तो दरभंगा और मुंगेर तो आपका हो ही जाएगा, दरभंगा और मुंगेर। पूर्णिया, भागलपुर हो ही जाएगा, तिरहुत, सारण हो जाएगा। कोसी और मगध वाला क्षेत्र जो है, जो नवादा के एरिया वाला क्षेत्र आता है, वहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, कोसी और मगध जो है वो नहीं शामिल होता है गंगा नदी के अंतर्गत। क्लियर? क्योंकि सभी जिला को हमने बता दिया आपको। 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो ध्यान दीजिएगा, यह पूना में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सच्चा फल का फल नहीं है? सच्चा फल का मतलब ट्रू फ्रूट, सत्य फल जिसे कहते हैं। सत्य फल किसको कहेंगे? अब एकदम आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। सच्चा फल उसे कहेंगे जो फल को हम छुएंगे तो चिकना चकनाया, देखते फल के नीचे में फूल वाला एरिया बना हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है फल के नीचे में, ऊपर तो डंठल लगा हुआ होता है। तो जो फल को छूने पर ये एरिया हमें अनुभव नहीं होगा, तो अंधा व्यक्ति भी हमें बता देगा कि ये कौन सा फल है। तो जो ये एरिया टच नहीं करेगा, कहीं भी हाथ हमारा रूखापन जगह पर नहीं जाएगा, चिकना चकना फ्रूट होगा, नीचे में एरिया फल वाला एरिया, ये वाला एरिया जो होगा फूल वाला एरिया ना दिखेगा फल में, तो अंधा व्यक्ति आंखों मूंद के बता सकता है कि सच फल है, सत्य फल होता है। लेकिन जो फल को टच करने पर ये वाला एरिया टच हो जाए, अनुभव हो जाए, तो आप उसको असत्य फल मानेंगे। आप देखेंगे सत्य फल क्या है और सत्य फल का एग्जाम्पल क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखेंगे सत्य फल वैसा फल जिसके विकास में केवल परिपक्व अंडाशय, केवल मैच्योर्ड ओवरी योगदान करता है, यानी इसके विकास होने में परिपक्व अंडाशय ही हिस्सा लेता है, ऐसे फल को सत्य फल कहा जाता है, जैसे कि आम हो गया, नारियल हो गया इत्यादि फल। क्लियर?
जबकि असत्य फल वैसा फल जिसके विकास में परिपक्व अंडाशय को भाग लेगा ही लेगा, इसके साथ साथ फूल का अन्य हिस्सा भी मदद करता है। ऐसे स्थिति में देखेंगे, ध्यान रखने के लिए केवल आपको बता रहे हैं, ऐसे स्थिति में अंडाशय के साथ साथ जिसका निर्माण केवल अंडाशय से हुआ है तो उसको कुछ भी दिखाई, उसमें टच कीजिएगा आंखों में उनके तो कुछ भी आपको फूल वाला एरिया नीचे में दिखाई नहीं देगा, टच नहीं होगा। लेकिन जो फल का विकास परिपक्व अंडाशय के साथ ही साथ फूल का अन्य हिस्सा भी इसके निर्माण में मदद करने लग जाता है तो नीचे वाला एक फूल बन जाता है, ये वाला बन जाता है। हम आपको समझाने के लिए केवल कह रहे हैं। तो आपको आंख मूंद के भी टच कीजिएगा तो ये हिस्सा आपको, रुखड़ा वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा या टच महसूस किया जाएगा, तो इसे असत्य फल कहिएगा। जैसे कि सेब, अनार, अमरूद, ये सभी फल असत्य फल है। इसके नीचे में देखेंगे आप ये फूल वाला एरिया दिखाई देगा। क्लियर? एक होता है अनिषेक फल, पार्थेनोक्रेटिव फ्रूट, ऐसा फल जिसका विकास बिना निषेचन की प्रक्रिया से हो जाता है, बिना फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट को ही कहा जाता है अनिषेक फल। जैसे कि केला हो गया, जैसे केला, अंगूर, नाशपाती, ये सभी को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर असत्य फल में कौन? सेब इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो देख लेंगे इन देशों में द्वीपों की संख्या किसमें सबसे ज्यादा है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ आपके द्वीपों की संख्या दिया हुआ है। बॉक्स पर आप ध्यान देंगे, आपको इसी के लिए हम एकदम सटीक एनालिसिस करके आपको आंसर देते हैं कि आपको उतना ही चीज याद रखना है जितना क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। फालतू चीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर से मतलब है। और हम एक क्वेश्चन का इतना बेहतरीन तरीका से आपको एनालिसिस कर दे रहे हैं कि आपको आंसर निकल ही जाना, और उतने ही सटीक एनालिसिस करते हैं जिसमें आपका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस केसीसी टीम के यूट्यूब चैनल पर आप नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि कोई भी वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो इसी तरीका बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम क्लियर ना हो बल्कि रिजल्ट क्लियर हो, आपका रिजल्ट फाइनल हो। इसके लिए हम आपको क्वेश्चन बनाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे और ऐसे कंटेंट जोड़ेंगे तभी जब आप हमें कम से कम लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर? तो फिलीपींस द्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 7641 है। इंडोनेशिया में द्वीपों की कुल संख्या 17,508 है। मालदीव में द्वीपों की संख्या 1192 है और क्यूबा में द्वीपों की संख्या 4000 है। तो सबसे अधिक संख्या में इंडोनेशिया, जिसे 17,508 द्वीप है इंडोनेशिया में। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को 12 मार्च 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया था, इसी के विरोध में कांग्रेस के भीतर ही CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्लियर? स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जिसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास को और पहले सचिव जो है वो बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। तो आप ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया जिसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव जो पहले बने वो मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी राशि है जो नहीं बदलती है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका वेग बदलेगा, तरंग बदलेगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है वो कभी भी नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे एनालिसिस में। तो बिहार में वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको आपको ध्यान देना है। एक राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। तो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPC और IP
किससे बनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, टीसीपी और आईपी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। टीसीपी और आईपी मॉडल में निम्नलिखित 4 परत होता है। कौन कौन परत होता है? तो नेटवर्क लेयर होता है, इंटरनेट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है और एप्लीकेशन लेयर होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन हो सकता है कुछ भी दे कि टीसीपी और आईपी मॉडल इंटरनेट प्रोटोकॉल में कौन सी 4 परतें इसमें से शामिल नहीं है या कौन सी परत शामिल नहीं है, दिया हुआ रहेगा। तो आप ध्यान रखेंगे 4 परत होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। क्लियर? या किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा ईरान में केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। भारत की बात करें तो पश्चिम जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। ईरान की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश है और यह पूरे विश्व का अकेले 94% अकेले केसर का उत्पादन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, अब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या 7 होती है, जिसको कहेंगे रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स जनरेशन। गामा किरण, एक्स किरण, परावैक्निक किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, ये सभी को विद्युत चुंबकीय तरंग में शामिल किया जाता है और सभी का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अतः जो प्रकाश का वेग होगा वही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी वेग होता है। यानी प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग, 7 विद्युत चुंबकीय तरंग में से कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में अगर आपसे पूछ देगा कि इसका वेग कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ध्यान देंगे, सभी का आंकड़ा निकाल लेते हैं जरा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न समुदायों का साक्षरता दर देखते हैं। एक तरफ समुदाय दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो साक्षरता दर है। जैन समुदाय का साक्षरता दर जो है वो 86.73% है 2011 की जनगणना के अनुसार। ईसाइयों का 74.34% है। बौद्धों का साक्षरता दर है 71.83%। सिख का साक्षरता दर 67.51%। हिंदू का साक्षरता दर 63.60% और मुस्लिम का साक्षरता दर 57.28% है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? जैनियों का सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, दूसरे स्थान पर ईसाई और तीसरे स्थान पर बौद्ध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान 28 से 30 मार्च 2023 को उत्तराखंड में पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा स्थान है जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये है रामनगर में किया जा रहा है। यह रामनगर जो है वो उत्तराखंड में है। क्लियर? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे? तो द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। क्लियर? तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 242। परमाणु संख्या 92 दिया हुआ है, सॉरी 94 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है। निकल जाएगा कितना? 148। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो लागू किया गया था, ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। आप ध्यान दीजिएगा एनालिसिस पर। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। सन 1763 ईस्वी में स्थापित वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के मध्य से किया जाता था, परंतु वास्तविक शक्ति जो थी वो कंपनी के
अधीन रखा गया था, कंपनी के हाथों में रखा गया था। इसे ही शासन प्रणाली कहा जाता है, जो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अशोक प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को उनके शिलालेखों में जाना जाता है। अशोक ने अपने बारे में लिखने के लिए, जानकारी के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख की रचना किया था। भारत में पहली बार शिला पर अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत सम्राट अशोक, मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। इन्होंने कुल 14 शिलालेखों की रचना किया था, 7 स्तंभ लेखों की रचना किया था और कई गुफा लेख या गुहा लेखों की रचना किया गया था। ध्यान दीजिएगा, शिलालेखों में अशोक को राजकीय उपाधि देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य तथा अशोक दोनों नाम से जाना गया है। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के नाम से जाना गया है। हापुड़ अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज कहा गया है। बराबर के गुफा अभिलेख में एवं कंधार अभिलेख दोनों में अशोक को प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो कार्डेमन हिल्स जो है वो पश्चिमी घाटी पर्वतमाला का दक्षिणी विस्तार का एक भाग होता है, कार्डेमन की पहाड़ियां। क्लियर? जो दक्षिणी सह्याद्री का एक हिस्सा होता है। अब देखेंगे पश्चिमी घाटी पर्वतमाला जो है उसे 3 भाग में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो यही दक्षिणी सह्याद्री का हिस्सा है कार्डेमन की पहाड़ियां, मतलब इलायची की पहाड़ियां। ये कार्डेमन हिल्स जो है वो केरल राज्य में स्थित है, जो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियों में शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अन्नामलई पहाड़ियां और नीलगिरी पहाड़ियां ये भी पश्चिमी घाटी पर्वतमाला का ही हिस्सा है, जबकि सिवरई की पहाड़ियां पूर्वी घाटी पर्वतमाला का हिस्सा होता है। एनालिसिस की ओर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी से सटी प्रमुख पहाड़ी कार्डेमन पहाड़ियां, जिसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंतर्गत केरल राज्य में स्थित है। सिवरई की पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट पर्वतमाला का एक हिस्सा है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमलई है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है, और यह अन्नाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी विस्तार के रूप में जाना जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी तोदाबेटा है। ध्यान दीजिएगा, यह तोदाबेटा जो है वो दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली तो कौन हो गई? अन्नाईमुडी, जबकि दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी तोदाबेटा हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? सबसे पहला अरब देश की बात करें तो मिस्र जो था वो सबसे पहला अरब देश था, तो इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश मिस्र रहा। उसने यह समझौता 1970 ईस्वी में किया था। जॉर्डन इजराइल को मान्यता देने और वर्ष 1994 में शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा देश बना था। क्लियर? तो सेकेंड देश में आ जाएगा वो दूसरा देश जॉर्डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है वो रबी और खरीफ फसलों सहित कुल 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी किया जाता है, यानी MSP जारी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रत्येक वर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट, अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन प्ररूप समझिएगा थोड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा मूल्य नीति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग प्रत्येक वर्ष मूल्य नीति रिपोर्ट के रूप में सरकार को अलग अलग जिलों के 5 समूह जैसे कि खरीफ फसल, रबी फसल, गन्ना, कच्चा, जूट और कोपरा की अपनी 24 फसलों पर कुल, यहीं पर लिखने, कुल 24 फसलों पर सिफारिश को यानी मूल्य नीति रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। अब इस मूल्य नीति रिपोर्ट को प्रकाशित करने के बाद केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति
जो कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। तो क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि अंत समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा तैयार किया जाता है। हाँ, ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसके द्वारा मूल्य नीति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अंबाला वायुसेना स्टेशन पर शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान होता है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो राफेल है भारत में फ्रांस के साथ व्यापार संधि समझौते के तहत भारत में लड़ाकू विमान को लाया गया है। इस राफेल को मल्टी रोलर फाइटर कहने का मतलब यह हुआ कि यह हवा से हवा में मार करता है या हवा से जमीन में भी मार कर सकता है, इस कारण से इसे मल्टी रोल फाइटर विमान कहा जाता है। क्लियर? राफेल फाइटर जेट की पहली खेप भारत में 29 जुलाई 2020 को पहुंची थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसमें से तो कौन सी उपनदी जो है वो गंगा नदी घाटी का उपनदी होता है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर कोयल नदी गंगा नदी घाटी की उपनदी है। यह सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। अब यह सोन किसकी सहायक नदी? गंगा की सहायक नदी। सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, तो यह गंगा घाटी की उपनदी हो गई। शंख नदी जो है, शंख नदी ऑप्शन नंबर ए में, शंख नदी दक्षिणी कोयल नदी राउरकेला के पास मिलने के बाद ब्राह्मणी नदी कहलाती है। बराकर नदी की बात करें तो यह दामोदर नदी की सहायक नदी है, जो हुगली की सहायक नदी है। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है और दामोदर नदी किसकी सहायक नदी? हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित होता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। तीन है त्रिरत्न, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। यह जैन धर्म से संबंधित बातें कही गई है, जिसमें से जैन धर्म में जीवन के चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति अगर करना है तो त्रिरत्न की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसमें सम्यक दर्शन यानी सही रूप से दर्शन होना चाहिए, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान होना चाहिए और सही चरित्र होना चाहिए। इनमें से किसी का भी अन्य दो अगर बिना अलग हो जाए, अन्य दो इसमें से अलग हो जाएगा तो एक का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तीनों चीज होना जरूरी है, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान को होना बड़ा जरूरी होता है जैन धर्म के, अगर कैवल्य की प्राप्ति करना है यानी ज्ञान की प्राप्ति करना है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मेरी सहेली जो है वो रेलवे में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया एक ऑपरेशन है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट यानी ऑपरेशन माई सहेली का पायलट संस्करण जो है पहली बार 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेन हावड़ा यशवंतपुरम दुरंतो स्पेशल में, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल में और हावड़ा मुंबई स्पेशल में शुरू किया गया यह योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य इसमें से नहीं है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है क्या? 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं बेहतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन का काम करना। तो ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाना बिल्कुल सही है। योजना बनाने में गांवों की सहायता करना यानी पथ प्रदर्शन का काम करना और ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ये तीनों तो शामिल है, लेकिन शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो प्रति माह दिया जाएगा वो 3000 की राशि प्रदान की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह योजना जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो सन 2019 के बजट में सरकार ने इस योजना को ऐलान किया था। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। योजना का हिस्सा बनने, अब असंगठित क्षेत्र, यहाँ पे एक नया नाम आया असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के बारे में भी हमने
चर्चा कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, वहीं पर असंगठित क्षेत्र की चर्चा भी हम क्वेश्चन के डिस्कशन में भी की है। अगर आप रेगुलर डिस्कशन सुनते होंगे तो निश्चित तौर पर आप इसका मतलब समझते होंगे। यहाँ पे हम आपको उसका डिक्लेरेशन नहीं बताएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजना का हिस्सा बनने वाले को 60 साल की, ये भी याद रखेंगे, 60 साल की उम्र से 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है। एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन नंबर बी। किसान के लिए निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने खास नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम जो रखा गया है ई किसान धन ऐप। इसे किसानों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसकी मदद से किसान घर बैठे खेती और बैंकिंग से जुड़ी सुविधाओं का या सेवाओं का लाभ उठा सकता है। इसी का नाम दिया गया ई किसान धन ऐप और इसे एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीसीजी का पूरा रूप क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत बहुत सारे प्रक्रियाओं में ढील दी गई है ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो सके और अनुपालन जरूरतों को कम किया जा सके। इस योजना के तहत कैपिटल गुड्स के आयातों को निर्यात कानूनों के अंतर्गत ड्यूटी फ्री करने की आज्ञा प्रदान की गई है। यही है ईपीसीजी। कहने का मतलब यह है कि कैपिटल गुड्स के आयात और निर्यात कानून के अंतर्गत ड्यूटी को फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका निर्माण पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत हुआ है। दिए गए ऑप्शन में है खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत। तो ग्राम पंचायत योजना जो है, ग्रामीण पंचायत या पंचायतीकरण जो है, उसका निर्माण पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत किया गया है। फिर 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती नाम का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 243 में क से लेकर न तक की चर्चा की गई है। इसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। इस खंड में, यहां से तोड़ेंगे तो इस खंड में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत इसमें से नहीं है? नाबार्ड प्रत्यक्ष, अच्छा ये प्रत्यक्ष वित्त क्या है? तो प्रत्यक्ष वित्त का मतलब होता है कि कोई भी वित्तीय संस्थान जिसे प्रत्यक्ष रूप से हम ऋण ले सकते हैं उसे प्रत्यक्ष वित्त कहा जाता है। तो नाबार्ड से ऋण लिया जा सकता है, ग्रामीण बैंक से लिया जा सकता है, स्टेट बैंक से लिया जा सकता है। तो इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, सभी प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अब ध्यान देंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा जब मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में दिया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा और परमादेश लेख है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जब मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो उसी के लिए प्रदान किया गया, इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया अनुच्छेद 32 को। इसमें भी 5 प्रकार के रीट में से, याचिका में से जो अधिकार परीक्षा वाला याचिका है उसे कहा गया है पोस्टमार्टम, उसे ही पोस्टमार्टम की संज्ञा दिया गया है। क्लियर? अधिकार परीक्षा कहने का मतलब आप किस अधिकार से ये काम आप कर रहे हैं, यानी कोई अवैध काम अगर आप कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में तो आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं, इसका जवाबदेही आपको देना होगा। इसी को अधिकार परीक्षा कहा गया और याचिका के तहत इसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो कमी रह जाता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सुधार करने का पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। से चर्चा मिलेंगे करेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। बहुत बहुत